नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बम्पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतगणना के दौरान 752 वैलिड पाए गए और 15 वोट इनवैलिड करार दिए। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। अब सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए की इस जीत से सत्ता पक्ष में जश्न मनाया जा रहा है, जबकि विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली हार से सबक लेगा विपक्ष? क्या एनडीए की जीत ने विपक्ष की एकजुटता को फिर से धराशायी कर दिया? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीपी राधाकृष्णन की जीत विपक्ष के लिए कितना दबाव और कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, विपक्ष नहीं है कुछ। विपक्ष का मतलब आजकल कांग्रेस है। कांग्रेस के इर्द गिर्द बैठी हुई सारी पार्टियां वो न तो इधर है न उधर है, पूरी तरीके से न ही विपक्ष में बैठी है और न उनके सारे सांसद, सारे विधायक, नेता न ही एनडीए के विरोध में बैठे हैं। मोदी का समर्थन और मोदी का विरोध, ये दो आधार केवल राहुल गांधी लेकर चलते हैं कि जो मोदी के साथ है वो मेरे साथ नहीं रह सकता, जो मोदी के विरोध में है वही मेरे साथ रह सकता है। ये दोनों के बीच डिफरेंसेस जो पैदा किए हैं, ये केवल और केवल राहुल गांधी का काम है। मोदी भी ऐसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में ये बात चलती है कि देखो, हमारा समर्थन कर रहा है, नहीं कर रहा है, राहुल गांधी के साथ है या फिर विपक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि उसे वापस आने का, हमारे साथ में आने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए। इसीलिए तो कई पार्टियां जो 2014 के बाद विरोध में गई, जैसे ये जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू 2014 के चुनाव में ये एनडीए का हिस्सा थे। उसके बाद दिल्ली में सरकार में सहयोगी भी बने, इनके मंत्री भी बने। कुछ समय के अंदर इनको भ्रम हो गया और ये एनडीए छोड़कर चले गए। कुछ दिन तक इन्होंने कोशिश की आंध्र प्रदेश के अंदर कि हम अपने सियासत, जो जमीन खिसकी हुई है, उसको फिर से समेट लें। कुछ नहीं हो पाया तो फिर वापस आए, और वापस आने का अगर दरवाजा ही बंद कर दिया गया होता, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी होती कि चंद्रबाबू नायडू को इतनी नाराजगी होती कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज अब वापस नहीं जाएंगे, मोदी के साथ नहीं जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर गठबंधन संभव नहीं था। इसलिए दरवाजा खुला था, ये भी साथ आए। उसी तरीके से नीतीश कुमार के साथ भी है, और इन लोगों ने यही प्रोपेगेंडा किया था। प्रोपेगेंडा का मतलब था, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडी अलायंस को और खासकर राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोगों को ये तो पता था, सब जानकारी थी कि ये सांसद इसमें वोटिंग करते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और वो सांसद ऐसे नहीं है कि जिनके दिमाग में कोलाहल मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर देंगे। तो कैलकुलेशन तो सारा साफ था, सब लोगों को पता था कि 425 सांसद अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में हैं, और इनके पक्ष में कितने हैं ये किसी को पता नहीं था। सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था कि अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर सुदर्शन रेड्डी को कितना समर्थन मिल सकता है। तो अपोजिशन पार्टियों के सांसदों की संख्या देखी जा रही थी कि 354 इन लोगों के पास है। अब स्थितियां बदली, इन लोगों ने बदलने की भी कोशिश की। इन लोगों ने सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में मैदान में खड़ा किया इस आधार पर कि एक बार कम से कम आंध्र प्रदेश में तो एक दीवार खड़ी करें, चंद्रबाबू नायडू को तो अपनी तरफ लाएं, और अगर चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव में भी हमारे तरफ चले आए तो इसका मतलब है कि आगे लोकसभा में खेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव परिणाम जब 2024 का आया था, उसी समय से इन लोगों ने पेच फंसाना शुरू किया था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, ये कभी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे, साफ साफ कह रहे थे देखो एनडीए का कैंडिडेट है, एनडीए की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी को हमने हराया है, और अभी इनके सहयोगी पार्टियां जो है वो खेल कर सकती है, ज्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी। यही बात तो बोलते थे, 6 महीना सरकार चलेगी,
8 महीना सरकार चलेगी। पूरे ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं, ये नेगोशिएट कर रहे हैं। इन लोगों ने कोशिश की और इस बीच भी इन्होंने यही काम किया कि देखो ये इतने दिनों से जो हम साजिश कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि एक बार तो मोदी को हराना है, लोकसभा में इनके आंकड़े कम करके दिखाना है, मतलब एनडीए को की पार्टियों को तोड़ना है, अपने साथ लाना है। तो इसलिए ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू के ऊपर नजर डालो और आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट दो, ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं कि अगर अपने स्टेट के कैंडिडेट का विरोध करते हैं तो कहीं हमारी पार्टी के नेताओं में, सांसदों में बगावत न शुरू हो जाए। तो इसलिए इन लोगों ने पहली कॉन्स्पिरेसी यहीं से शुरू की कि चंद्रबाबू नायडू अगर टूट गए तो लोकसभा में हम ये कहेंगे कि मोदी ने विश्वास खो दिया, मोदी के पास अब उतने सांसद नहीं हैं, बहुमत नहीं है, 270 का भी 73 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे, एनडीए में फूट पड़ गई है। और फिर उसी तरीके से एक दो और एनडीए की पार्टियां जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से कुछ सांसद अगर इस बीच हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट दे दिए और हमारा आंकड़ा बढ़ गया, यानी कि 350 पार कर गया सुदर्शन रेड्डी का आंकड़ा, तो उस समय फिर कहेंगे कि देखो ये लोकसभा के सब सांसद हैं और मोदी का समर्थन नहीं कर रहे, यानी कि एनडीए में टूट फूट शुरू हो चुकी है। और आगे जब सेशन आएगा तो उस समय हम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मोदी ने बहुमत खो दिया और इसलिए अब इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी इनकी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया उसी समय से आधी जंग हार गए। कई पार्टियां उस कैंडिडेट के खिलाफ थी और कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी ये अनुभव नहीं कर पा रहे कि 2024 के चुनाव में भले ही वो 99 का आंकड़ा छू चुके हों, लेकिन अभी की स्थितियां ऐसी है कि अगर एंटी डिफेक्शन कानून का डर नहीं होता, अगर सांसदी जाने का खतरा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में होता क्या? ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर कांग्रेस के ही कम से कम तो 15 से 20 सांसद आज पार्टी छोड़ चुके होते। शशि थरूर को देखिए, एक के बाद एक चैलेंज किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? चैलेंज करने के बाद भी अभी वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे और न ही कांग्रेस की औकात है कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे। पार्टी से बाहर निकालोगे तो भी वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और फिर केरल के अंदर आपकी पूरे परसेप्शन को, जो आगे विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में आपके पूरे परसेप्शन को धराशायी कर देंगे। ये एलडीएफ यूडीएफ का वहां पर टकराव नहीं रहेगा, बल्कि एक तीसरा कोण पैदा होगा और फिर एनडीए वहां बनेगा जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी केरल के अंदर, और कुछ छोटी पार्टियां होगी और उसमें थरूर भी एक चेहरा हो सकते हैं। डर इन लोगों को इसी बात का है और यही सारी चीजें उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखी गई, क्योंकि कैंडिडेट और कैलकुलेशन ये दोनों ये बता रहा था कि जीत तो पक्की है, लेकिन फिर भी ये अड़े इसलिए हैं क्योंकि आगे इनको खेल करना है। ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं से एक छोटी सी खबर आ जाए, कहीं से कुछ लोग हमारे साथ आ जाएं और संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के नाम पर ही नहीं, बल्कि कैंडिडेट के नाम पर, यानी कि पॉलिटिकल नहीं, अब पॉलिटिकल कैंडिडेट होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राज्यसभा में वो चेयरपर्सन होते हैं, तो राज्यसभा का संचालन ये बेहतर तरीके से करेंगे, कोई पक्षपात नहीं होगी। ये सारे प्रोपेगेंडा इन लोगों ने केवल और केवल मोदी को हराने की कोशिश करने के लिए लगाए। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था इस बात के लिए कि आगे इस चुनाव के परिणाम के बाद लोकसभा के अंदर कौन बड़ी पार्टी रहेगा, सरकार किसकी रहेगी, क्या सरकार बहुमत में है, अगर बहुमत में नहीं है तो कैसे इसे हटाया जा सकता है। ये सारे प्रोपेगेंडा के तहत ये उपराष्ट्रपति का चुनाव इन लोगों ने लड़ा था, लेकिन हुआ क्या? उल्टा दांव पड़ गया। इन लोगों ने 354 की संख्या बताई थी कि अपोजिशन पार्टियों के पास 354 सीटें हैं, ये इतने सांसद हैं। और जैसे जैसे वोटिंग शुरू हुई, शाम होते होते इन लोगों ने कहा हमारे पास 315 वोट हैं,
और 315 लोगों ने हमारे पक्ष में वोटिंग किया है। फिर उसके बाद आंकड़ा क्या आया, ये घटते हुए 300 हो गए। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये दोनों मिलाकर पूरी सहयोगी पार्टी, इन लोगों का जो आंकड़ा 425 था वो आंकड़ा बढ़ के तो 452 हो गया। तो यानी संसद के अंदर जो इन लोगों ने आंकड़ा कम करने की कॉन्स्पिरेसी की थी वो आंकड़ा बढ़ गया है। तो अब सोचना तो इन लोगों को पड़ेगा। राहुल गांधी रात भर मीटिंग करेंगे कि आगे क्या करें, क्योंकि अब ये जो हार हुई है ये हार कोई छोटी मोटी नहीं है। ये हार इसलिए छोटी मोटी नहीं है क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ उपराष्ट्रपति बनाना नहीं था। हमारा मकसद उपराष्ट्रपति पद पर कैंडिडेट खड़ा करना नहीं था, क्योंकि उपराष्ट्रपति बना के भी हमें क्या फर्क पड़ जाता, कोई इंडी अलायंस को फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ही रहते, प्रधानमंत्री तो बनते नहीं। लेकिन ये पूरे का पूरे कवायद जो की गई थी इसलिए कि एनडीए में एक तोड़फोड़ मचाई जाए और उसके बाद एनडीए में तोड़फोड़ का बहाना बनाकर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं और मोदी को झुकाएं, मोदी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें। यह पूरी की पूरी कवायद ही इसी ओर इशारा कर रहा था। इसलिए इस चुनाव ने बता दिया कि तुम जितने भी निगेटिव पॉलिटिक्स करो, कोशिश करो, जनमत को तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इस चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ, जनमत किसके पक्ष में थी। आप भाजपा भाजपा नहीं कर सकते। अगर भाजपा भाजपा करोगे तो कांग्रेस कांग्रेस करना पड़ेगा। तो अपनी तरफ तो आप इंडी अलायंस के सीटों की संख्या देखते हो और दूसरी तरफ एनडीए की सीटों की संख्या के बदले बीजेपी करते हो कि बीजेपी 303 से 240 हो गई है। तो इसलिए इनका मकसद था एनडीए में तोड़फोड़ मचाना और वो मकसद फेल हो गया और इन्हीं की पार्टी में तोड़फोड़ हो गई। तो अब आगे इनको सोचना पड़ेगा कि जितनी ऐसे काम करेंगे उसके कारण हमारे ही आंकड़े कम होते जाएंगे और आगे के चुनाव से पहले तो तोड़फोड़ इतनी होने वाली है कि एनडीए और इंडी अलायंस में जो कुछ पार्टियां ऐसी है फिर से एनडीए में आएगी, जैसे उद्धव ठाकरे भी तड़प रहे हैं। दूसरी तरफ अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए में आने की कोशिश में लगी है और दूसरी पार्टियां जो इनके सहयोगी पार्टी है उसके नेता भारतीय जनता पार्टी में आने में लगे हैं। तो आंकड़े अब धीरे धीरे और कम होंगे राहुल गांधी के, और जो इन लोगों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोशिश की थी मोदी को हराने की, वो उस एजेंडे में फेल हुए हैं। तो आगे के चुनावों में भी ऐसे ही फेल होते रहेंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मोदी की भारी जीत से राहुल गांधी सन्नाटे में चले गए हैं। ये पहले से तय माना जा रहा था कि सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की जिद थी कि विपक्ष को ये चुनाव लड़ना चाहिए और अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, जिसकी वजह से एक बार फिर विपक्ष की भयंकर फजीयत हुई है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।